सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हैं? बस ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। सर ठीक तो खैर हैं, बट कोड वाइज परेशान है। अच्छा, क्या परेशानी है? जो डीप लर्निंग में सर फंसे हुए हैं, वो जो आपने डॉग वाला नहीं दिया था, डॉग कैट और पांडा वाला, जी जी। तो उसके अंदर लगे हुए थे प्रोग्राम्स। हमने मतलब क्या ऑलमोस्ट हो गया था, बट ओके वहाँ पे वो प्रॉपर फैच नहीं कर पा रहा। डाटा सेट को हम ले रहे हैं, गूगल से सर्च करके वहाँ से भी डाटा सेट निकाल रहे हैं, बट डाटा सेट जो है परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट एक्चुअल वैल्यूज नहीं उठा रहा, मतलब शो नहीं करा रहा प्रॉपर तरीके से। वो हो ही नहीं रहा। अगर इसके एक शॉर्ट छोटा सा डेमो परफॉर्म हो जाए तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमने डाटा को किस तरह से ट्रेन करना है, तो उसका फिर ओके हमें प्रॉपर गाइडेंस हो जाएगी इस तरह से। ओके ओके एक शॉर्ट डेमो ऑफ ट्रेन आ जाए ना, ट्रेन का, तो हमें फिर पता लग जाएगा सी ओके। कि कैसे डाटा। ऑलराइट। आई थिंक कि मेरे हिसाब से ये पूरी क्लास से नहीं हुआ होगा, मेरे मुझे जिन ठीक हो गया। बाकी अभी अच्छा, इनसे भी पूछ हम लें कि ये लोग क्या कहते हैं। ओके, हम यही हर दफ़ा करते हैं और चाहते हैं कि आपको ये कि हाउ ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन ईच फील्ड, आईओटी में भी और इसी तरह डीप लर्निंग में, कम्स जी अक्रॉस, सर। कि एक प्रॉब्लम किस शक्ल में आएगी। प्रॉब्लम आमतौर पे एक डिफाइंड स्टेटमेंट की शक्ल में आती है जो हमारे प्रोजेक्ट का असाइनमेंट होता है कि भाई ये जी काम है, सर। करो। हम सब आपको ये चीज़ की रेगुलर ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दिस थिंग कोरोना। ये उसकी ब्लेसिंग है कि हम बहुत, हमारी डिज़ायर तो हमेशा से थी कि हम प्रोजेक्ट स्टाइल पे ज़्यादा फोकस करें। इस कोरोना ने ये अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी कि हम उस हद तक जी सर। जा सके कि हम बहुत सारा टाइम जो क्विज़ेस और असाइनमेंट्स में वेस्ट करते थे और कम टाइम जी प्रोजेक्ट एम्फेसिस को दे पाते थे आम टाइम में, क्योंकि वो एचईसी और उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी। हमारी डिज़ायर होती थी कि हम प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें। तो हमें ये बड़ा अच्छा मौका मिला है हम सबको कि हम प्रोजेक्ट फोकस चीज़ें करें। तो अब हम आपको ये हर दफ़ा आईओटी में भी और डीप जी लर्निंग में, और सेम थिंग वाज इन क्यूडा, कि पहले आपको ये पता चले कि हाउ ए प्रॉब्लम प्रैक्टिकली कम्स और फिर आप उसको कैसे एड्रेस करते हो। तो एक स्टेटमेंट आ गई कि यार ये एक मसला जी है, इसको हल कीजिए। ठीक। अच्छा, अब आप वहां से शुरू हुए। अच्छा, उसके लिए आपको जी पहले सर। तो वर्किंग के कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड चाहिए। हर खसूसन जो नए एरिया हैं उनमें तो डेफिनेटली, इवन पुराने एरिया में प्रॉब्लम्स को के जो मेजर इश्यूज हैं वो हम आपको सिखाए, आईओटी में भी और इधर भी थ्योरेटिकली उन सबको जी बताया। जी जी। उनमें ये, उनमें अप्रोच, कॉन्फ़िगरेशन, लाइब्रेरीज, इनके बारे में बताया। मगर हर केस में आईओटी और डीप लर्निंग, देयर इज ऑलवेज ए गैप बिटवीन प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है और अब आप उसको जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एडिड चैलेंजेस, जैसे आपने थ्योरेटिकल सोचा यार 7 सेगमेंट इज नो प्रॉब्लम, ये तो बहुत पहले भी किया हुआ है, इज जस्ट, but when you started doing, you came across जी some practical problems, and you, mashallah, all of you solved it. I was जी very जी। happy from your last lab presentation. अच्छा, इसी में भी अब ये है कि पहले आपको बताया उसको अप्रोच, मैथमेटिक्स उसका सिखाया, फिर आपको उसकी अप्रोच और तरीका बताया, फिर आपको उसको कोड के लेवल पे बताया कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज और कैसे करना है। फिर आपको हमने बुक भी, मैंने, हैव यू सीन फवाद, आपने वो बुक से गो थ्रू कर लिया? बुक से इस एस्पेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि बुक हमारी क्लास लेक्चर और बुक से एक स्टेट प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स है। अभी रियल प्रोजेक्ट तो आपका उससे अगला होगा, जी, नेक्स्ट। वो मैंने देखा है। हाँ। बिल्कुल। हाँ, इस केस में है कि हाउ टू पुट थिंग्स टुगेदर, यानी पीसीस को इकट्ठा करना है। इसमें देर इज नो रियल इंटरेस्टिंग लर्निंग एल्गोरिदम, कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बड़ा बेसिक है। लेकिन उसके जो पेरिफेरल चीज़ें हैं जो जमा करनी होती हैं हर प्रोजेक्ट के लिए, उसकी प्रैक्टिस है। ठीक। अच्छा, उसके लिए बुक आपको
मैंने जो दी, आपने देखी, बुक देखी है? डिड यू सी द बुक जो अभी रिसेंटली अपलोड की है इस जी वो प्रोजेक्ट? बुक भी देख ली जी सर। अच्छा, जी सर आ गई है उसमें आप वो सर। को सी अभी पहले जब एनवायरनमेंट बनानी है तो एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन का जो चैप्टर है, कल की क्लास में समबॉडी पॉइंटेड आउट, तो मैंने उसको वो दिखाया, एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर डूइंग दीज प्रोजेक्ट्स जो हम करेंगे, उसका एक चैप्टर है, ठीक है? उस चैप्टर में बल्कि चैप्टर 2 भी रेफर्ड है, मगर ये चैप्टर शायद 4 है, कल मैंने ओपन किया था बुक से। यू शुड एट दिस स्टेज लुक एट दैट चैप्टर। ठीक है कि आप KNN को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मगर उसके लिए जो आपकी एनवायरनमेंट बन रही है वो इस जी चैप्टर से बन रही है। ये पूरा चैप्टर इसको देखो, उसने लाइन बाय लाइन आपको बताया कि आपने ये एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, ठीक है? तो आप वहां से बिल्ड करो। अच्छा, अब हम ये जी चाहते हैं सर। एक दफा आप एफर्ट करके और अपनी प्रपोज्ड डिजाइन और प्रपोज कोडिंग स्कीम सबमिट करो। उसका क्या मकसद है कि आप इन ए फोकस्ड वे उन चीज़ों को सर्च करना और उनको अटैक करना, और उनमें आपको पता चलना है कि वेयर आर द होल्स एंड वेयर इज ऑलरेडी नोन थिंग्स यू कुड फाइंड। यू हैव टू, एक हमेशा प्रोजेक्ट का ही होता है कि 100% चीज़ें अगर आपको दे दी जाए तो प्रोजेक्ट विल नेवर बिकम एन इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो आपको हर प्रोजेक्ट में जी जी एफर्ट, स्पेशली कलेक्टिंग ऑफ टूल्स की एफर्ट, तो एनीवे हम हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग उसको करो, नेट से करो, और टू हैव योर रिक्वायर्ड टूल्स जिनको आपको समझ है कि व्हाई यू नीड देम, वेयर आर यू फिक्सिंग देम, उसके लिए एफर्ट करना, कलेक्ट करना, हम चाहेंगे कि आप उसकी आदत डालो अपने लिए। लेकिन ये बात जी सही है कि जब आप ये सबमिट कर देते हो, उसके बाद जब आप लैब में आते हो या उससे पहले आपने पर्टिकुलर चीज़ें जो आइडेंटिफाई की होती हैं, उनको फिर हम हर दफ़ा, जैसे IoT की लैब में भी हमने बारी बारी ग्रेजुअली आपको पहले डिस्प्ले का बताया, फिर आपको उसके कोड के मेथड पर एक सेशन किया, एक DLD पार्ट के लिए किया, एक फिर कोडिंग का सेशन किया, तो और एक आपकी प्रॉब्लम वो इंस्टॉलेशन में की थी, उसे सॉल्व किया, एंड ऑल ऑफ यू शोड अस द कंप्लीट थिंग वर्किंग, ठीक? इस तरह वो जब आपको उन स्टेजेस पे वो जी सर। इंफॉर्मेशन मिलेगी जहां आप इंक्विजिटिव हो, सर्च कर रहे हो, क्वेश्चन आपके जहन में है, तो वो बड़ी राइट प्लेस पे हिट करती है। अदरवाइज अगर आपको पूरा रिपीट जी करते जाएं, पहले से ही दे दें, जो कि मौजूद है, लेट्स बुक में भी मौजूद है और लेक्चर्स में भी मौजूद है, मगर जब तक आप उसकी सर्च करना और उसके प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं सीखोगे, तो आपको सोल्यूशन आने की लिंक नहीं बनेगा। तो यस, जी आप जितना कुछ अभी कर लोगे और सबमिट करोगे, उसके बाद जब आपकी ये नेक्स्ट लैब होगी, जिसमें जो लोग, हमेशा हम करते हैं कि जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दे विल हैव ए राइट टू डेमो। तो ओके, दैट विल बी वन अपॉर्चुनिटी कि ओके, जिसने कर लिया है वो डेमो दे रहा है। और इफ नन ऑफ यू कुड कम अप विद ए डेमो आफ्टर ड्यू एफर्ट, आई वुड एक्सपेक्ट एट लीस्ट द गुड स्टूडेंट्स should have made enough effort and knowing their issues and problem, तो फिर हम डेमो देंगे। जी इफ नन ऑफ यू इज इन ए पोजीशन, तो वी विल गिव यू द डेमो and address those things, and that's the way we do every time कि भाई आप जो कर चुके हैं वो डेमो करें, और जो चीज़ें पूछना चाहते हैं या जिनको अभी क्वेश्चंस हैं, ख्वाह वो एक को है या 10 को है या पूरी क्लास को है, तो हम उनको फिर एड्रेस करते हैं। तो ऑलराइट, मेक योर एफर्ट। ठीक ओके सर। इंशाल्लाह वी हैव टुमारो क्लास फॉर KNN आपके प्रोजेक्ट की, तो विल डू दैट। उससे पहले यू मस्ट मेक एनफ एफर्ट by going through this chapter of configuration, because for doing this job, ये लैब है ही है कि आप कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें बाकी अल्गोरिदम इज वेरी सिंपल, इट्स ए डिस्टेंस अल्गोरिदम, और वो भी हम इस केस में कह रहे हैं यू यूज इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ए रेडी अल्गोरिदम, वो भी आपको हमने बिल्ड करने को नहीं दिया, विच इज ऑल राइट, बिकॉज in deep learning and many places where there are ready known solutions, we would like, we benefit from them. Sometimes we go inside it to learn कि अगर आपको ये algorithm बनाना पड़ा तो आप कैसे बनाओगे, जो हम काफ़ी algorithms में ऐसे करेंगे। लेकिन इस केस में हमने आपसे ready
KNN एल्गोरिदम को यूज कराया। इट्स अ वेरी सिंपल एल्गोरिदम एंड वी आर नॉट मच कंसर्न कि आपको एल्गोरिदम कितना सीखा आपने। हम ये चाहते हैं आप एनवायरनमेंट बिल्ड कितनी कर सके आप और कितनी नहीं कर सके। अच्छा, इसमें भी एक बात आप बताता हूँ कि आप इस हद तक ज़रूर करो, आपको उसके जो लेट मी टेल यू कि आप किस शक्ल में रेडी आ सकते हो और कहाँ पर आप हम आपको फिर हेल्प कर देंगे। लेट मी ब्रिंग दी ओके KNN सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके मैं ये ओपन करता हूँ तो पहले आवाज टेस्ट करूंगा और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो लेट मी फर्स्ट ब्रिंग दी थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट। ओके, ये नहीं है। Okay, this is fine. Alright. अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने एज ए टोटल सिस्टम के तौर पर देखना है। इसमें से अब जब KNN के आप कर रहे हैं तो हमारे आपके केस में ओके ये है, दिस इज द एनवायरनमेंट। सर अगर हमारे पास जो डेटा जी बोले, कंटिन्यू करें सर आप। फिर करें, बोले। मैं कह रहा हूँ सर इसमें जो ये डाटा आता है एक MBs में आता है ना, जो आपने एक प्रोग्राम दिया था जी कि जी अगर वो हमारे पास 0 ही MB डाटा आ जाए तो क्या ये चीज परफॉर्म होगी, इसके ऊपर ट्रेन परफॉर्म करेगा? हाँ, अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि आपको शायद थोड़ा एस्पेक्ट ये इसमें, अच्छा ये तो है बिल्कुल ही स्टैंडर्ड sklearn ओपन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। ये तो आपको देयर इज नो इशू इन दीज लाइब्रेरीज एट ऑल। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं वो उनका कोई इशू नहीं। इसमें खाली ये जो दो लाइब्रेरीज हैं, ये जो मैंने आपको बुक पे प्रोवाइड की, ये उसने बेसिक जो आपको प्री प्रोसेसिंग और सर डेटा आवाज बहुत कट रही है आपकी। लोडिंग के आपको जो एल्गोरिदम सिखाए हैं उनको उसने यहाँ लाइब्रेरी की शक्ल में खुद बना के डाला हुआ है और वो कह रहा है कि इसको इंपोर्ट करके यूज कर लें। ये इसकी फिर भी आप कह सकते हैं कस्टमाइज टू दिस, और उसके लिए वो साइट पे बता रहा है अपनी गिटहब का रेफरेंस भी दे रहा है। लेट्स से अगर आप इस पार्ट को प्री प्रोसेस नहीं भी कर सकते, स्टिल आप ये वाली सारी चीजों की एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हो कि हाउ टू, तो यू कैन रन दी ऑन द बेसिक थिंग। आपने प्री प्रोसेस नहीं किया, आपने जस्ट बेसिक डाटा लिया, डेटाबेस ली और उसको रन कर लिया विदाउट प्री प्रोसेसिंग। तो आपके ये दो लाइब्रेरीज जो कस्टमाइज्ड हैं, जिसके बारे में हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बाकी लाइब्रेरीज कॉमन है। इनको यूज करके आप एज इट इज जो डाटा है लेट्स से आपके पास अवेलेबल, अच्छा उसमें भी देख लो कि इसने कैट एंड डॉग का 2 वाला कैट डॉग डाटा इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस डेटाबेसेस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसने उसके साथ पांडा का मिक्स करके 3 का बनाया है। लेट से आप इसको स्टैंडर्ड कैट डॉग वाले डाटा पे विदाउट यूजिंग दीज प्री प्रोसेस थिंग, आप वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लेते हो कैट डॉग वाली और उस पे ये KNN चला के बाय sklearn के लाइब्रेरी चला के रन करते हो, तो दैट विल बी वन बिग स्टेप फॉरवर्ड फर्स्ट। फिर आप प्री प्रोसेस करने के एस्पेक्ट को हम देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्री प्रोसेस
इज एन एडेड नेक्स्ट स्टेप जो हम करना सीखते हैं कि अगर किसी चीज़ को एज ए कंप्यूटर विजन पार्ट्स भी जो हैं वो भी हम एड्रेस करते हैं। ये कंप्यूटर विजन वाले पार्ट थे कि अगर आपके पास एक इमेज है जो अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपको प्री प्रोसेस करते हैं। यू कैन स्किप आउट प्री प्रोसेसिंग थिंग, use a simpler database, maybe just cat and dog, and run this KNN, leaving aside these two libraries जो थोड़ी specific to this PyImage search हैं। ये अगर इनकी आपको एक्सेस में इशू हो रहा है तो आप बाकी सारी भी लाइब्रेरी से प्रॉब्लम रन करके हासिल कर लेते हो, तो यू हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट कि आपको प्री प्रोसेस बाय ए कस्टमाइज्ड लाइब्रेरी आपने नहीं किया, तो गो फॉर दैट ऑप्शन। ठीक है, और फिर भी आपको इश्यूज होंगे तो टुमारो वी हैव द लैब, हम आपको जहां जहां आपके इश्यूज हैं वो हम आपको उसमें गाइड कर देंगे। बट इट इज ओनली बिल्डिंग ऑफ एनवायरनमेंट, सो यू मस्ट मेक सर्च एंड स्ट्रगल टू बिल्ड द एनवायरनमेंट एज गाइडेड हियर, एज गाइडेड हियर। ठीक, ओके। अच्छा, अभी कोई और भी क्वेश्चन था? देयर वाज अनदर क्वेश्चन, समबडी एल्स वाज रेजिंग हैंड व्हेन आई वाज टॉकिंग अर्लियर। कौन था? नुमान जी। नुमान, आपका क्या क्वेश्चन है? नुमान, नहीं है क्वेश्चन? ओके, चले। सर मे भी हो सकता है वो शायद आंसर हो गया होगा और उस ओके, सो वी विल आप फवाद आप अपने जो अपनी ड्यू एफर्ट करके और ये पार्शियल चीज चलाने की कोशिश करके यू कम टू द लैब एंड वील हेल्प यू देयर, वील गिव यू डेमोज ऑफ वेरियस थिंग्स। मगर वी वुड लाइक कि आप लोगों ने पहले स्ट्रगल की भी हो, आपको अपने इश्यूज पता हो, आपको अपने मसाइल का मालूम हो, फिर हमारी डेमो आपके लिए यूजफुल होगी, अदरवाइज वो यूजफुल नहीं होती। ठीक है, ओके। इस पे रिसर्च भी की है सर, काफी कुछ देखा, आपके लेक्चर्स भी देखे हैं, बुक को भी देखा है। अच्छा, okay. सारी चीजों को कंबाइन करके किसी हद तक तो पहुंच गए। बट यू विल बी द मोस्ट बेनिफिटेड पर्सन, क्योंकि जिसको क्वेश्चंस पता हो ना आफ्टर मेकिंग दिस एफर्ट, उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा व्हेन वी गिव एनी डेमो और आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो आई वुड एडवाइस कि हर शख्स इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हो और फिर लैब में आए तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। वी विल हेल्प यू, मतलब एज यूजुअल वी विल हेल्प यू, वी कीप डूइंग दैट। हमने IoT में भी आपको 3 सेशंस में करके हेल्प की, तो आप लोगों ने सारों ने बहुत अच्छा मुझे लास्ट डेमो दिया। आई वाज वेरी हैप्पी कि आपने वो तीनों पीसेस को इकट्ठा किया। पहले हमने एक जनरलाइज्ड आपको DLD वाली चीज़ बताई, फिर हमने आपको स्पेसिफिक कोड के बारे में एक लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करके दिया, फिर हमने आपको उसके यूज में जब आप वो यूज कर रहे थे API तो आपका वो की बात आपकी सॉल्व हुई, तो फिर आपने इनफ किया हुआ था अपने पास, तो आपने क्विकली सबने वो डेमो कर दिया और उसकी समझ भी शो कर दी। असल में बात ये था कि डेमो और समझ वो आपको किसी तरीके से आए। हम तो आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप दूसरे से मशवरा करो, डिस्कस करो, ओपन बुक है ये। अगर आप समझ के वो चीज़ करके आ जाते हो तो वी आर हैप्पी, वी आर फाइन विद इट। नेचुरली जो लोगों ने ज़्यादा ओरिजिनल और ज़्यादा समझ से किया है, दे डू बेटर देन वन के जिन्होंने सीख के और फिर किया है। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इज अवर क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएटिंग यू। तो ठीक है, आप किसी भी तरह से सीखते हैं और समझ लेते हैं और उसके साथ तैयार होके आते हैं तो इट इज़ फाइन फॉर अस। और जहां आपका लैग करता है वो हम आपको सिखाते हैं। वी विल कीप डूइंग दैट इन अवर DLD लैब्स आल्सो। ओके, सॉरी सर, इसमें बस फिर एक ये है कि अगर हम आपको थोड़ा सा डिले वगैरह हो जाता है, लैग आ जाता है बीच में, तो आप हमारे साथ प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया अगर डेट सीड हो जाती है, डेडलाइन पूरी हो जाती है, प्रोजेक्ट प्रॉपर नहीं कंप्लीट हो पाता, तो आप 1 दिन या 2 दिन हमें एक्सटेंड कर लिया करें, या फिर जब भी पॉसिबिलिटी बन रही हो तो हमारे साथ ये कर लिया करें। ठीक है सर? क्योंकि अभी नया है। अच्छा, एक सेकंड, क्योंकि ये डीप लर्निंग थोड़ा सा मुझे ये आंसर करने दो फवाद का क्वेश्चन, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। फवाद जी सर। ये जो था ना, आपने जो लास्ट टाइम डेमो किया है सबने बहुत अच्छा IoT का, जी सर, ये कोई इससे 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले इसकी डेडलाइन थी। डू यू नो दैट? जी सर। हमने उसकी एक डेडलाइन दी, लैब में आए,
यू पीपल सेड सर डीएलडी भूल गया है, हमने आपको डीएलडी का लेक्चर दे दिया और लैब खत्म कर दी, कोई आपको पेनलाइज नहीं किया। फिर हम आए नेक्स्ट लैब में, इत्तेफाक से आप लोग नहीं थे, देयर वाज ए डिस्कनेक्ट, जो मैंने हसीब को बता दिया उसके बारे में भी। हाँ मैं थोड़ा सा डाइवर्शन, चलो मैं उस पर आता हूँ, वो उस अच्छा वो मुझे पॉइंट याद आ गया। ओके, तो आप नेक्स्ट टाइम आए, कोडिंग में प्रॉब्लम था, तो वन ऑफ यू वाज देयर एंड ही सेड कि सर हमें इसकी कोडिंग नहीं हो पा रही, हमने बड़ी कोशिश की है, वी कैन नॉट डू इट। तो वी गेव ए 4, 5, 6 hour lecture recorded for you with the detailed step by step coding with reasons and finish the lab without penalizing. फिर हम थर्ड टाइम आए, फिर आप लोगों ने कहा कि सर हमने वो चीज़ें तो जो आपने बताई थी वो समझ ली हैं, डिज़ाइन भी समझ में आ गया, कोडिंग भी समझ में आ गया, मगर हम जब उसको शुरू में स्टार्ट करते हैं तो एपीआई हमसे लॉन्च नहीं हो रही सही, हम की जनरेट नहीं कर पा रहे उसकी। हमने आपको वो बताया, फिर हमने आपसे ये चीज़ की एवेल्यूशन और ये की। तो डेट के मामले में अगर आप काम और प्रोग्रेस कर रहे हो तो आपके कहे बगैर हम हफ्तों के हिसाब से उसे बढ़ा रहे होते खुद ही, डू यू नो। हाँ वो हम जरूर करेंगे कि अगर हम देखते हैं कि सम पीपल सेड कि यार मैं हमने तो वो पिछला एक मिस कर दिया है, एंड आई सेड ऑल राइट, अब उसका दे दे, वील एक्सेप्ट इट। और हमने ये क्यूडासी में भी किया था, आई डोंट वांट टू मेक रेगुलर हैबिट ऑफ डूइंग इट विदाउट वर्किंग। वो तो मैं किसी सूरत आपको अलाउ नहीं करूंगा कि काम नहीं कर रहे और हम डेटे खामखा में डालते जाए, तो उससे फायदा कोई नहीं। लेकिन अगर आप ड्यू प्रोग्रेस कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, तो हम आपके कहे बगैर ही डेटे बढ़ाते चले जा रहे होते, और कभी कह दें तो तब भी बढ़ा देते। जैसे हमारे हिसाब से वो जो प्रोजेक्ट था पुराना खाली डिस्प्ले वाला, उसकी डेट्स गुजर गई थी और हम सोच रहे थे यार ये तो बहुत ही बेसिक चीज थी, अब काफी हो गया। उसके बावजूद सम ऑफ यू सेड के सर वो हमने उसको मिस कर दिया, हमारी इमरजेंसी थी ये वो, तो हमने उनको भी अलाउ कर दिया है, अभी भी ओपन है कि ठीक है यार दिखा दो। तो वी आर नॉट टू फसी अबाउट डेट्स टिल द टाइम यू आर मेकिंग एफर्ट एंड शोइंग प्रोग्रेस। हाँ अगर वो हो कि यार हम आते कोई काम भी नहीं कर रहे, खाली लैब में बैठे हैं और बस चले गए इसलिए कि भाई डेट एक्सटेंड कर दी है, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर दफ़ा आपने एक ड्यू एफर्ट की हो, लर्निंग हुई भी हो, और एक एडेड लर्निंग हो हमारी लैब में, तो हम एक्सटेंड करते हैं, हमेशा करते हैं। तो वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके फवाद, एंड यू कैन टेल मी कि ऐसा हुआ है कि नहीं। हमने ये जो पिछला प्रोजेक्ट सर बिल्कुल 4 हफ्ते एक्सटेंड, लास्ट सेमेस्टर में भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट सेमेस्टर में भी ऐसे ही हुआ था। ओके तो इसलिए असल में we are till the time you are working and we are enjoying working together, there is no problem. Don't dates are to make you to take out that kind of time for it and give it एक टारगेटेड एफर्ट करने के लिए जरूरी है, और उसमें अगर हमें टारगेटेड एफर्ट नजर आती है, फिर जहाँ कहीं वीकनेसेस हैं वी हेल्प देयर। लेकिन अगर हम कहें कि यार आप बस बैठे हो हाथ पे हाथ धर के, बस वो हम एक्सटेंड करते, वो फिर उसका नुकसान ये होना है कि वो फिर हर चीज जमा हो जाएगी एंड तक, वो फायदा नहीं है। हमने तो लैब सारी इस तरह बनाई हुई है कि जो हम पढ़ाते हैं उसी से लैब देते, पढ़ाते उसे सिंक्रोनाइज लैब्स का कॉन्सेप्ट हमारा है, जिसको हम बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर लैब सिंक्रोनाइज ना हो तो होता क्या है, कंटेंट्स कुछ है लैब कुछ है, तो वो फिर उसका मजा नहीं आता। ये जो सारी एफर्ट हो रही है उसमें एक फीचर ये भी है कि वी वांट कि जो आपको थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है उसी को उस टाइम फ्रेम में ही आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो और तमाम प्रॉब्लम्स एड्रेस कर रहे हो। तो इसलिए फ्लो के साथ हमें जाना जरूरी है, उसमें जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है वी ऑलरेडी यूज इट, और आप कभी काम अच्छा कर रहे होगे और मजीद फ्लेक्सिबिलिटी मांगोगे तो हम आपको मुस्तकिल वो फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, अब किसी और का क्वेश्चन था, देयर वाज अनदर समबडी एल्स आस्किंग क्वेश्चन, वो पूछिए। मैंने जिसको रोका था कि यार सर का जवाब मिल चुका है। ओके ऑलराइट, उसी का जवाब मिल चुका है। ओके थैंक यू। अच्छा अब हम आज का अपना शुरू कर लेते हैं फिर। ओके, क्योंकि ये हम आगे भी साथ साथ जाना है और इन चीज़ों को भी लेके चलना है। अच्छा जी सर। हम जैसा कि मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ कि यार ये जो कहना था
it is a toy thing. Just to अच्छा, इसके जो एनवायरनमेंट बिल्डिंग है वो टॉय थिंग नहीं है. इनफैक्ट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जितने भी आप प्रोजेक्ट्स करोगे आपको ये चीजें चाहिए होंगी कि हाउ टू टेक द डाटा, हाउ टू यूज दिस लाइब्रेरीज, हाउ टू कलेक्ट योर टूल्स. उस लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मगर उसका फोकस इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिदम कोई बड़ा मजेदार केस और पावरफुल केस ऑफ डीप लर्निंग नहीं है उसमें. ठीक है. अब जो हमने शुरू किया था लास्ट क्लास से, विच इज दिस पैरामीटराइज्ड मशीन लर्निंग, और उसका लीनियर क्लासिफायर हमने देखा एज एन एग्जांपल. ये है अब रियल, जो हम इसको लेके मैंने बताया था कि ये वो मॉडल है जो हमारा सही करेक्ट मॉडल ऑफ डीप लर्निंग है. इसको लेके हम चलेंगे और एंड तक जाएंगे, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क तक जाएंगे, और उसकी मैंने इंट्रोडक्शन और वो बताई. और पैरामीटराइज्ड का मतलब बताया कि हम जो मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं उसके अंदर वो जो हमारा W होता है, जो फीचर सेट से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स होती है W की, वेट्स की, यानी फीचर सेट के वेक्टर्स फ्लो इन करते हैं इन द सिस्टम. और लर्निंग का मतलब यह है कि वो जो वेट्स हैं हमारे, उनको हम ऐसा सही सेट कर दें कि जब हमारा ये फीचर सेट उन वेट्स से डॉट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ले, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करे, तो रिजल्ट जो है हमारा सही आ जाए आउटपुट में. और लर्निंग का मतलब ये है कि हम इन वेट्स को कैसे सिखाएं, ये है लर्निंग वाला फेज. हम किस तरह इस मशीन में इन वेट्स को सेट करें कि ये सही वेट्स लर्न हो जाएं और हमारी इनपुट से ये वेट ऐसे हो कि आउटपुट हमारी सही प्रेडिक्ट कर दें. ये लर्निंग का सिलसिला है. और फिर जब हम ये लर्निंग कर लेते हैं, फिर हम अननोन इनपुट्स इसको डाल के देखते हैं कि यार अगर हमने वेट इतने जनरलाइज तरीके से सेट कर लिए हैं कि अब हम कुछ भी डाटा ले आए उसमें से वो डिस्टिंग्विश करेक्ट आंसर हमें दे देगा. तो ये पैरामीटर हैं, वेट्स और वो बायस, दे आर द पैरामीटर्स जो हम मशीन लर्निंग में ट्रेंड करते हैं या एडजस्ट करते हैं. तो अब हमारा मॉडल बिल्कुल उस लाइंस पर है जो हमने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था. परसेप्ट्रॉन कहा था, और फिर उसी परसेप्ट्रॉन का ग्रोथ इनटू मल्टीपल लेयर्स इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट एंड हाइड लेयर्स के साथ, यही W वाला हर लेयर के दरमियान सेटिंग्स होती जाएं और एंड तक चलें और हमारा मॉडल हो. ये हमने लास्ट टाइम इसको देखा था. ठीक. उसका जो सिंपलेस्ट केस है वो यही है, लीनियर क्लासिफायर, कि जिसमें हमारे पास लेट्स से K ऑप्शंस है, और उनमें से हम K में से एक ऑप्शन को हमने चूज क्लासिफाई करना है. इनपुट इमेज है, हमने क्लासिफाई करना है कि ये क्या है, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं. तो ये लीनियर क्लासिफायर इज इनिशियल बेसिक प्रॉब्लम टू सॉल्व. तो हमने इसको लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में देखा था. इसी के अब हम कुछ और एस्पेक्ट्स आगे चलते जाएंगे और इसको अच्छी तरह सीखेंगे, और ये फिर हमें आगे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से लेके चलेगा. ओके, ये हमने लास्ट टाइम किया. ये उसका खाली मैंने वो जो एग्जाम्पल की डायग्राम है वो ये की यहाँ पर. We did this in our last lecture. ओके, और जो मैं अभी सारी बात कर रहा था उसमें यही बात थी जो मैंने बताया कि ये हमारा इमेज है. इस इमेज को हम अक्सर ये एक बिग वेक्टर्स में 307 एक बिग वेक्टर की शक्ल में पेश कर रहे हैं. 3072 हमने जो कैलकुलेशंस की हुई है पूरे इमेज की 32 into 32/3, इसको हमने एक बिग वेक्टर की शक्ल में यहाँ रखा है. इसको हम xi, इस xi इज नॉट एन एलिमेंट, xi इज ए ith वेक्टर. हमारे जो सैंपल्स आ रहे हैं इनपुट पे, हर सैंपल
ऑफ दिस होल थिंग इज xi। पास्ट में कई दफा हम x को वेक्टर कहते थे और x1, x2, x3 उसके एलिमेंट्स होते थे। इस केस में हम बिग X में भी हम बिग X कह सकते हैं कि हमारा यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा बिग X जो है एक बिग सेट ऑफ ऑल इमेज वेक्टर्स है। यानी इस बिग X में हमारे ये है x1, x2, xi, x1, x2 और ये xi, और मे बी अगर ये n एलिमेंट्स का है तो xn। अगर n इमेजेस की डेटा सेट है, डेटा सेट हमारा सेट ये है x, ये डेटा सेट है। इसके अंदर ये जो है these are the vectors, ये वेक्टर हर एक इस केस में एलिमेंट नहीं है। this each one is a vector of 3072 in this example 3072। ये नंबर चेंज होता रहेगा मगर एक 3072 एलिमेंट्स का एक वेक्टर इज xi, वो ये है। और ऐसे 3000, ये इस केस में हमारा बिग N इज 3000, ऐसे हमारे 3000 वेक्टर्स को हमने इस मशीन पे ट्राई करना है और ट्रेन करने के लिए उसको इस्तेमाल करना है। इस दफा हम सिर्फ ये कर रहे हैं, अभी हमने जो ये एग्जांपल जो आप पहला आपका प्रोजेक्ट है, इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट KNN के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये है कि यार आपको ये डेटाबेस है, उसके लिए यहाँ ये W है, ये W, और W जैसे मैंने आपको बताया कि W का जो ये width वाला पार्ट है, दिस मैचेस अवर दिस वेक्टर, इट शुड मैच। तो जितनी बड़े साइज का हमारा ये एक वेक्टर है एक इमेज का, उतना ही वाइड ये W का है। जो हमने डायग्राम में भी देखा कि ये फीचर वेक्टर है, ये हमारा फीचर वेक्टर। फीचर वेक्टर का हर एलिमेंट या हर वैल्यू रिस्पेक्टिव वेट W का जो वेक्टर है, ये W का वेक्टर है। इस W के वेक्टर से ये वाला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालता है और देयर इज ए लिंक बिकॉज ये हमारा फीचर वेक्टर है, ये हमारा से नेक्स्ट लेयर का एक नोड है। तो ये सारे नोड इस एक नोड पे जाके सम होते हैं, यहां सम हो रहे हैं, इसलिए ये हर ये xi लेट्स से विद ए रिस्पेक्टिव W से आए, अगर एक ऐसे फिर W के सेट वेक्टर बहुत सारे हैं, xi wi और इसी तरह x1 w1, ये आपस में सारे मल्टीप्लाई ऐड होके एक समेशन का आंसर देते हैं। और इसी तरह फिर यही फीचर सेट एक और नोड के लिए अनदर सेट ऑफ W's को मल्टीप्लाई ऐड करके एक और नोड का आंसर कर, यानी फिर लेट से आप ये वाली रो को देख रहे हैं से थर्ड, तो आपका ये यही वाला ये इमेज आपकी इस थर्ड एलिमेंट, ये फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट था और ये थर्ड है, तो ये थर्ड में इन वैल्यूज ऑफ W से मल्टीप्लाई ऐड होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट लेगा। सेकंड के एलिमेंट के लिए यही सारा इनसे करेगा। तो इस तरह आपके W के भी कई उसी साइज के वेक्टर्स हैं। आपका जो इमेज का वेक्टर है ये हर एक से बारी बारी डॉट प्रोडक्ट लेगा। फिर इसमें B एक इसको कहते हैं यानी ये बायस है। बायस का मतलब है एक्चुअली आप ये समझें कि ये सारे जब ये मल्टीप्लाई हुए तो आपने इस नोड पे शिफ्ट करने के लिए जैसे ना कांस्टेंट, यहाँ आपने एक बायस वैल्यू डाली हुई इस नोड पे, तो एक तरफ ये डॉट प्रोडक्ट लिया गया और फिर उसमें ये नंबर्स ऐड किए गए टू ऑफसेट और ट्रांसलेट और मूव, ये किया गया और फिर ये रिजल्ट बन गया।
और ये रिजल्ट ने बताया कि हमारे ये लेट्स से अगर ये आउटपुट नोड थे, हालांकि देयर आर नॉर्मली मैनी लेयर्स इन बिटवीन, लेकिन सपोज ये इनपुट के बाद हमने फॉरन आउटपुट कह दी, तो आउटपुट लेयर में हर नोड पे ये आउटपुट है 3, हर नोड पर क्या वैल्यू बनी इस हिसाब से। तो पहले नोड पर ये वैल्यू बनी इस एग्जांपल में, दूसरे नोड पे ये वैल्यू बनी, तीसरे नोड पे ये वैल्यू बनी। तो हमने ये कहा कि जिस नोड की वैल्यू हाईएस्ट है, हमारा इस डिजाइन का ये क्राइटेरिया था, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द रिस्पेक्टिव क्लास। तो हमने पहले वाले क्लास के नाम हमारा ये था कैट का, दूसरी क्लास डॉग की, तीसरी पांडा की। तो इस केस में क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू कैट वाले पे थी तो हमने कह दिया इट्स कैट। दैट इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज द बेसिक मॉडल। इसका समझना और इसका बार बार यूज हम करते जाएंगे एंड तक, इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ इट वर्क्स, द डिटेल फ्रॉम दिस एग्जांपल। अच्छा, आपको मैंने प्रोजेक्ट में अभी जो दिया है उसमें देखिए प्रैक्टिकली जो अब आगे अभी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली तो ये है कि आप जब इसको ट्रेन कर रहे हैं तो आपकी यहाँ ये करेक्ट वैल्यूज W की मौजूद नहीं होती। आप कोई एस्यूम्ड वैल्यू से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि इस यही हिस्सा तो सीखने वाला है, W और B सीखने वाले हैं। तो यू डोंट नो कि W की क्या वैल्यू सही होंगी टू मेक इट लर्न करेक्टली, यानी इसकी लर्निंग करानी है वो W की करानी है। तो पहला इशू होता है कि यार W और B शुरू में क्या हो, उसको लोग एड्रेस करते हैं। कोई कहता है 0 से स्टार्ट करो, कोई कहता है 1 से कर लो, कोई कहता है कि मिडिल वैल्यू ले लो, कोई कहता है रैंडमली फिल कर लो, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कोई एक W वैल्यू लेते हैं, बट दैट इज नॉट दी फाइनल वैल्यू, कि वो तो आपका एक स्टार्टिंग वैल्यू है, आपने कैसे इनिशियलाइज किया। अब आपको बाद में इस W को ही ट्रेन करना है कि W की वैल्यूज अगर आपने सही बना ली W और B की, इसका मतलब आपने ट्रेन किया। उसको करने में काफी अभी स्टेप्स बाकी हैं। यानी अगर आपके उसका क्या स्टेप होता है कि आप अपने आंसर को देखते हो और आपको एक गिवन आंसर होता है, आप उन दोनों को कंपेयर करते हो, आप कहते हो नो यार ये W तो ठीक नहीं है, सही जवाब नहीं दे रहा। फिर आप इस W को सेट करते हो उस वैल्यू से। लेट्स से आपने 0.5 से शुरू किया, तो आप एक छोटा सा स्टेप आगे या पीछे जाओगे, उसका भी क्राइटेरिया है। आपने कहा 4.5 सारों में डाले थे, मैं 0.5 से आंसर नहीं आ रहा, मैं इनको स्टेप चेंज करूं। तो आप एक छोटा सा स्टेप चेंज करते हो, फिर देखते हो अब आंसर सही आया, फिर आप कहते हो नहीं यार अभी भी नहीं है। आपको सिम्प पता होती है किस सिम्प में जाना है, फिर छोटा सा स्टेप और चेंज करते हो और चलते जाते हो हत्ता कि आपका ये सही हो जाए। तो एक्चुअल जो फाइनल स्टेज होगा उसमें आप इस तरह इसकी ट्रेनिंग करोगे W की। अभी जो पहला आपको प्रोजेक्ट दिया है एज ए स्टेप 1 टू लर्न ऑल दिस, हम ओके ऑलराइट। अच्छा, तो हम वैसे तो जो रियल जब सिचुएशन है तो हमने इस W की लूप बैक करके by looking at the output and finding the error, इसको मुस्तकिल इटरेट करते हुए इसको चेंज करते रहना है such that we reach to the correct value of W। मगर आपका जो प्रोजेक्ट 2 है अभी इसका, उसमें हमने सिर्फ ये कहा कि
अगर आप एक गिवन इमेज, जो हमने आपको बता दिया प्रोजेक्ट 2 में, एक डॉग का इमेज था, और प्रॉब्लम खाली है कि इज इट नहीं डॉग का यही तीनों के इसका यही इसी प्रॉब्लम को हम कह रहे हैं, ये वाले प्रॉब्लम ये था प्रोजेक्ट 2 में। हम ये कह रहे हैं कि इन तीनों एनिमल के सेट में से आप ये फाइंड करो कि ये वैल्यू W की वैल्यू जब आप रैंडम नंबर जनरेटर से rand1 कहोगे तो हमने मैनिपुलेशन उसने की हुई है कि जो डेटा वो टेस्ट कर रहा है उस पर ये फाइनल शेप ऑफ W की वैल्यूज आएंगी। rand1 की वैल्यू मैच कर दी हैं आपके उस इमेज के डेटा से सच दैट यू गेट द राइट आंसर। सही, जस्ट टू सेव यू कि आप पहला स्टेप लर्न करें और अभी आप W की मेकिंग वाला स्टेप जो है वो नहीं कर रहे। इत्तफाक से जब रैंडम नंबर जनरेटर W उसमें डाल रहा है, वो ऐसी वैल्यूज अगर आपने अगर उसका सीड 1 इस्तेमाल किया तो वो वैल्यूज W की ऐसी यहाँ होंगी जो आपके इमेज से आपको करेक्ट रिजल्ट दे देंगी। और आपका ये पूरा फंक्शन जो है स्कोरिंग फंक्शन WXI प्लस B, इसकी कैलकुलेशन, इसके रिजल्ट्स, इसकी वैल्यू आप वेरीफाई कर सकेंगे हाउ इट वर्क्स। अभी ये है। आगे के फिर प्रोजेक्ट्स में हम इस पे भी जाएंगे कि ट्रेनिंग के दौरान एरर को कैसे यूज करना है, एरर पे बेस करके डब्ल्यूज को कैसे चेंज करना है, ये हमारे अगले प्रोजेक्ट्स में होगा। अभी इस प्रोजेक्ट में वो सारा कुछ नहीं है। दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो सिंपल कि यार अगर इसमें डब्ल्यू फाइनल बन जाए, अगर डब्ल्यू फाइनल सही बन जाए तो आपके गिवन इमेज से कैलकुलेशन होकर ये सारा काम कैसे होता है एंड हाउ द स्कोरिंग फंक्शन वर्क्स एंड गिव यू द रिजल्ट। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट 2 है जो हमने करना है, जिसको हम पिछली दफा पूरा पढ़ चुके। ये इसकी एक पूरे प्रोजेक्ट को दिखाने की एक सिंपल सी है, यही एग्जांपल आपकी लीनियर क्लासिफायर विद पाइथन। उसको हमने आपको कंप्लीट यहां पर वो दे दिया, अगेन लाइक द फर्स्ट प्रोजेक्ट ये दे दिया आपको पूरा। और वो आप देखें जो मैंने लास्ट टाइम आपको इसका कोड दिखाया कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसका पूरा कोड कि अब ये सिंपल केस के लिए पूरा कोड। अच्छा ओके जी, नुमान क्वेश्चन आपका। हेलो नुमान, आपका रेज हैंड है, अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके और अच्छा, तो हमने आपको ये बताया, देखें अब इसके सारे मेन स्टेप जिसकी हमने अभी बात की थी, नेचुरली इट हैज टू बी कोडेड। तो कोडिंग के सारे स्टेप्स, कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, किस तरह आप नॉर्मल, हमने पहले ही आपको पाइथन और नमपाई इसीलिए सिखाया था कि हमें पता था कि हमारे सारे आपके प्रोजेक्ट्स में ये 2 चीजें प्रोमिनेंटली इस्तेमाल होंगी। अब आप देखेंगे हाउ हैंडीली यू कैन जस्ट यूज दैट। अगर हमने आपको पाइथन और नमपाई से तैयार ना किया होता तो इन कोड्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अब वो ऑब्वियस है, क्या कर रहा है वो, पहला स्टेप कि ये नमपाई को आपने वो कर लिया इंपोर्ट, और ये इमेज को प्रोसेस वगैरह करने के लिए या लोड करने के लिए CV2 की लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट कर ली। इस स्टेप में आपने क्या किया कि तीनों डॉग, कैट और पांडा, इनके जो नेम्ड चीजें हैं उसका लेबल्स के नाम से ये लिस्ट बना ली। ठीक, ये लिस्ट, ये लेबल्स का अब वर्ड आप हर जगह जहां इस्तेमाल करोगे वो आपकी ये लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ लेबल। हमने बताया कि हर केस में जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है, जो ये लीनियर क्लासिफिकेशन है, आपको इनपुट पे, हमारे केस में इनपुट इमेजेस दिए जाएंगे विच विल बी इन थाउजेंड्स, विच विल बी ए मिक्सचर ऑफ डॉग, कैट एंड पांडा। जैसे हमने कहा लास्ट टाइम फजल आज दिस क्वेश्चन कि क्या ये अलग अलग होंगे। अगर ये अलग अलग हुए तो फिर तो कोई डीप लर्निंग वाले ने तो कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट करो आपके पास कोई बताया कि डॉग के इमेजेस हैं,
उसने क्लासिफाई करना हो कि डॉग के इमेजेस है तो फाइंड आउट इज इट डॉग, तो वो एवरीबॉडी नोस कि इट इज डॉग, तो वो तो इंटरेस्टिंग बात बनेगी नहीं। इंटरेस्टिंग बात यही है कि तीनों मिक्स हैं, उनमें से कंप्यूटर इंटेलिजेंटली इमेज को देखकर जो उसके पास नंबर्स की शक्ल में आता है उन्हें देखे और बताए इट इज ए डॉग। एंड डॉग के व्यूज, एंगल्स, बैकग्राउंड्स, इंटेंसिटी, वो सब बदल बदल के आप उसको दिखा रहे हैं इन ए मिक्सचर ऑफ पैंडा एंड कैट। अगर वो मिक्सचर में ना हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इट हैज टू बी ए मिक्स्ड इनपुट सेट ऑलवेज, जिसमें से आप ढूंढेगा सिस्टम और फाइंड आउट करेगा, क्लासिफाई करेगा कि विच वन इज इट। तो हमारा ये लेबल्स के नाम से हमने ये सेट बना लिया। ये बार बार ये दो चीज, एक सेट ऑफ इमेजेस और एक सेट ऑफ लेबल्स, यही दो मेन पार्ट है। लेबल्स आर विल बी यूज्ड फॉर गिविंग यू रेफरेंस, आंसर्स एटसेट्रा। ये वो मैं आपको बता रहा था कि आपने अपने रैंडम नंबर जनरेटर का सीड सेट किया है 1 पे। ये इंटेंशनल है, ये इसलिए किया है कि अब जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे W के लिए वो ऐसे होंगे कि आपको उधर करेक्ट आंसर मिल जाए, जस्ट टू एक्सरसाइज द होल थिंग एंड सी कि अगर W सही सेट हुए हुए हों या सेट आप लर्न करा लेंगे तो दिस इज द वे इट विल वर्क। तो ये कैच है, ये 1 वाला बात। ये हो गया। फिर हमने आपसे ये बताया, ये लास्ट में मतलब कि आपको अब ये वो W और B जो अभी हमारे इस डायग्राम में थी, अब आपने वो जो रैंडम नंबर जनरेटर इंटेंशनली हमने उसको 1 किया था सीड को, अब आपने इस रैंडम नंबर जनरेटर को यूज करके दिस 3/3072, आपको मालूम है ये उसकी हाइट है, ये उसकी विड्थ है W के मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को NumPy का रैंडम नंबर जनरेटर यूज करके, जिसका सीड 1 आप बना चुके हो, आपने इस W को फिल किया। फिर आपने B जो कि सिंगल वेक्टर है ऑफ फॉर बाइसेस, इसका साइज इज 3, तो ये इसका, और ये x, ये वर्टिकल वेक्टर है तो इसकी x की वैल्यू 3 है, तो ये आपने एक वेक्टर B ऑफ साइज 3 उसी रैंडम नंबर जनरेटर, दोनों सेम सीड ऑफ रैंडम नंबर जनरेटर से आपने जनरेट किए। ये आपका डेटा ऑफ W और B तैयार आपने कर लिया। ये आइंदा ये W और B इस तरह सिर्फ इनिशियलाइज आप कर सकते थे और बाद में इसके साथ आपने बहुत ट्रेनिंग इसकी करनी थी। आपके इस प्रोजेक्ट में ये W और B फिलहाल जो एक दफा आपने सेट कर दिए, इत्तेफाक से वो करेक्ट वैल्यू सेट हो गई है, ठीक है। और आप इसको एक्सरसाइज करके देखोगे, इज माई कंप्लीट सिस्टम वर्किंग, इफ व्हेन दैट इज काइंड ऑफ, हम समझ सकते हैं कि जब आपने इसको सिस्टम को बाद में यूज करना है प्रिडिक्ट करने के लिए चीजों को, तो ये अब उस स्टेट में आपके पास बन गया है। अब आप कोई भी अननोन इसको दोगे और वो उसमें से सही आंसर निकाल लेगा। ओके, बल्कि अगर आप ये जब बना लो तो आप यहां पर वो रैंड की वैल्यूज चेंज करके देखना, एंड यू विल फाइंड कि आपके फिर आंसर्स बहुत गलत भी आएंगे, क्योंकि अगर रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ट्रेनिंग ना हो W और B में तो जाहिर है आंसर्स गलत आने चाहिए। फिर आप वही इमेजेस की रन करोगे डेटा सेट को तो वो सही आंसर नहीं देगा, इस केस में वो सही आंसर देगा। ओके, ये अब हम उसको करने के लिए हमने ये किया, इमेज, एक इमेज लिया सिर्फ ये डॉग का, ये beagle.png, डॉग का एक इमेज जो ये है, इसको इमेज को रीड किया आपने हार्ड डिस्क से बाय यूजिंग CV2 की ये CV2 लाइब्रेरी से ये मेथड यूज करके इमेज रीड हार्ड डिस्क की beagle.png पे जो डॉग का इमेज आपने स्टोर किया हुआ था उसको आपने कॉपी कर लिया रैम में ओरिज के नाम से, ठीक है। फिर आपने ये
डायरेक्ट यहाँ तो प्री प्रोसेस किया, इसमें तो आपको लाइब्रेरी भी नहीं चाहिए, जहां पर वो पाई इमेज की लाइब्रेरी से आप थोड़े स्टक हो रहे थे। अच्छा, ये आपने इसमें कहा CV2 में रीसाइज करना। रीसाइज का मतलब है फ्रॉम द इमेज यू चॉप और कट आउट एन इमेज ऑफ साइज 32x32। तो ये आपने उस CV2 का ही मेथड रीसाइज यूज किया। ओरिज को, जो आपकी अब रैम में था, ये ओरिज, इसको 32x32 के साइज में कट आउट कर लिया, रीसाइज। फिर इसी लाइन में आपने डॉट फ्लैटन का मेथड इस्तेमाल किया। फ्लैटन ये होता है कि अगर कितनी भी डायमेंशंस हैं उसको आप वन डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि हमने अभी जैसे डायग्राम में देखा था कि आप एक डेटाबेस ऑफ बिग वेक्टर्स बनाते हैं, 3000 बिग वेक्टर्स ऑफ 3072 साइज। ये आपका xi, हर वैल्यू xi है। तो ये आपने xi एज ए वन बिग वेक्टर बना लिया। मेन इमेज को चॉप भी किया 32x32 साइज पे, फ्लैटन भी किया, और फिर ये अब इसका नाम इमेज रख दिया आपने। ओरिज, ये ओरिजिनल था। आफ्टर प्री प्रोसेसिंग इट बिकेम इमेज। अब ये आपका इनपुट इमेज भी तैयार हो गया, और आपका इधर रैंडम नंबर जनरेटर से W और B भी तैयार हो गए। तो अब आप यू आर इन ए गुड शेप। यानी अब हम जो ये काम कर रहे थे, ये आपने एक ये भी तैयार कर लिया, और आपने ये W भी तैयार कर लिया, आपने ये B भी, इन सबको आपने फिल कर दिया वैल्यूज के साथ। अब क्या रह गया? अब सिर्फ ये रह गया कि ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसमें ये ऐड करो और देखो आंसर के सही आया कि नहीं। बस ये रह गया। अगली उसमें हम ये काम कर रहे हैं। ये हियर इज दैट हमारी जो स्कोरिंग फंक्शन, इसको कहते हैं स्कोरिंग फंक्शन, विच विल जनरेट द स्कोर और द रिजल्ट। तो अब हमारे W में रैंडम जो नंबर हमने सीड 1 से किया था वो उससे मैट्रिक्स फिल्ड है, B में भी हमने फिल किया हुआ है, इमेज भी हमने इमेज फिल कर दिया है अभी। अब हम W डॉट इमेज, जो कि ये W एक मैट्रिक्स थी, ये इमेज जो है आपका ये एक वेक्टर है, अभी एक वेक्टर है, और ये B स्मॉल वेक्टर है। इन सब को ये आपने WX XI, इनफैक्ट WXI प्लस B, ये काम यहाँ किया, और इसका जो आंसर आया वो स्कोर। एंड यू नो इट कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी चीज की, बेशक वो एक मैट्रिक्स है और एक इमेज का वेक्टर है, हर केस में हर रो में एक स्केलर नंबर आएगा। तो इसका रिजल्ट हाइट ऑफ W के साइज का वेक्टर होगा, जो वही साइज है जो B का साइज है। तो B जब उसमें ऐड करेंगे तो आपके इसमें ये चीजें आएंगी। ये अगर आपने एक इमेज का ये आपका बहुत बड़ा ये इमेज था, ये एक मैट्रिक्स W थी, आपने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये डॉट प्रोडक्ट ली, तो इसका रिजल्ट एक स्केलर नंबर होगा। इस एक फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई का एक स्केलर नंबर, और उसमें ये स्केलर नंबर ऐड होगा और ये स्केलर नंबर आंसर होगा। और इसी तरह अगर आप इसके बाकी रोज से करेंगे तो फिर यहाँ एक स्केलर नंबर एडेड इनटू ए स्केलर नंबर। तो फॉर ऑल केसेस इट विल बी ए रिजल्ट विल बी ए वेक्टर ऑफ 3 वैल्यूज, हर रो के लिए एक आंसर। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेशन कर ली और स्कोर्स जनरेट कर लिया। फिर हमने ये हमारी थोड़ा सा स्लाइड, हमने टाइम नहीं था तो इसको थोड़ा डिटेल से उस वक्त हम नहीं कर सकते थे, बट यू नाउ यू नो थिंग्स ए लॉट, और आप ऐसी चीज़ें खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हो। लेट्स गो थ्रू दैट टू दैट लेवल। अब आप स्कोर्स, आपने लेबल्स बनाया, लेबल्स का एक बनाया था हमने शुरू में देखा, एक लेबल्स की आपने बना ली
वेक्टर, 3 लेबल्स का वेक्टर। एक आपने स्कोर्स का भी जनरेट किया, ये भी 3 क्लासेस को के स्कोर्स का जो था, ये भी दिस इज 3, दिस 3, ये 2 वेक्टर 3 साइज के हैं। अब हम ये चाहें तो हम रिजल्ट्स अपने के लिए कर सकते हैं कि जी जनाब, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हाँ, ये जो है numpy वो आपको अलाउ करता है कि आप एक ही साथ 2 इंडेक्सेस, 2 अरेज के यूज़ कर सकते हैं बाय जिपिंग द 2 अरेज टुगेदर। और आप अगर ij कहते हैं या यहाँ लेबल एंड स्कोर, ये आपके नाम है। इन दीज फाइल ये लेबल्स एंड स्कोर्स हैं। Here are the 2 vectors of 3 elements each, और उनमें से आप बारी बारी पेयर ऑफ थिंग्स, एक लेबल स्कोर दूसरा, ये निकालना चाहें तो यू कैन राइट ए फॉर लूप जिसमें इधर ij लिख सकते हो, ये एक पहली अरे के i और दूसरी अरे का j, एंड यू कैन डू इट। तो हमने वो किया, लेबल एंड स्कोर, फ्रॉम लेबल्स एंड स्कोर जिप करने से ये 2 एक साथ कंसल्ट हो सकते हैं और हम यहाँ पर ये एक ट्यूपल ऑफ 2 नंबर्स डाल सकते हैं। ये हमने देखा था numpy में और अभी हम यूज कर रहे हैं। अब आप प्रिंट कर रहे हो रिजल्ट, जिसकी आपने यहाँ बता दिया, इन्फो प्रिंट करेंगे, ये एक एम्प्टी थिंग होता है। इसका मतलब है कि whatever is the first variable given here, और ये एक और ब्रैकेट में चीज होती है जिसके अंदर फॉर्मेट भी आप दे सकते हो। इस केस में फॉर्मेट नहीं दी तो ये बाय डिफॉल्ट जो है चीज उसको वैसे लेगा। जिसमें फॉर्मेट की जरूरत है कि अगर आपने वैल्यूज फ्लोटिंग शो करनी थी और आप चाहते थे 2 डेसिमल एक्यूरेसी तक जाए, तो जैसे आप सी में कहते हो तो आपने 0.2f कह दिया। एनीवे ये 2, पहला कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस एंड सेकंड वन कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस, और ये चीज कोट्स में है तो यहाँ पर ये चीज प्रिंट होगी, इन्फो लिखा हुआ आएगा, यहाँ ये पहले उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर ये कॉलन लिखा हुआ आएगा, फिर ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी और आप इस तरह इसको प्रिंट करोगे। यहाँ आप ये कह रहे हो, ये इसके मुताबिक ये आपका रिजल्ट प्रिंट हो गया। पाइथन लीनियर एग्जाम्पल डॉट पाई आपने जब रन किया तो आपको एज पर दिस, ये इन्फो डॉग वैल्यू इज दिस, इन्फो कैट वैल्यू इज दिस, इन्फो पांडा वैल्यू, ये 3 वैल्यूज आ गई। आपके इस केस में उसने सही वैल्यू को पहचान, सही प्रिडिक्शन कर ली है क्योंकि इमेज आपका डॉग का था और आपने देखा कि यार यस, जो डॉग्स वैल्यू इज द हाईएस्ट, बाकी वैल्यूज इससे छोटी हैं, तो इसने बड़ा सिग्निफिकेंटली एंड क्लियरली आपके डॉग इमेज को पहचाना है। ओके, सो दैट इज इट। अब ये इसमें एक छोटे सा यहाँ है, ये चीजें मैंने आपको एक और भी हमने ऑप्शन सीखा था, मैट प्लॉट लिब, और कुछ ऐसी फैसिलिटीज CV2 में भी हैं, आप चॉइस कर सकते हो। इस केस में एग्जांपल में उसने CV2 से दिखा दिया कि आपका अब वो इमेज प्रिंट करे वहां से आपकी फाइल से और उस पर एक लेबल डाल दे, ये काम उसने यहाँ किया है बाय CV2। इस तरह की चीजें आप मैटप्लॉटलिब से भी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा इसके देखें CV2 के बारे में, तो उसने यही किया है बेसिकली कि उसने ये पुट टेक्स्ट वाला इस्तेमाल किया टू राइट दिस लेबल है, तो ये उसने किया है। ठीक, और उसने कहा ये ओरिज वाला जो था वो उसको प्रिंट कर रहा है, वो उस पर वो ये लेबल, ये इसने लिखा लेबल, इस लेबल के आगे ये जो चीज है वो जो भी आपके प्रोग्राम से हाईएस्ट स्कोर वाली चीज आई है वो आपने यहाँ डालनी है। ठीक है, तो ये डॉट फॉर्मेट में वो चीज है कि क्या डालना है, तो वो लेबल्स में एनपी का जो ये है स्कोर्स का आपका वेक्टर, उसके हाईएस्ट वैल्यू वाला आर्गुमेंट ऑफ मैक्स वाला जो है वो यहाँ डालना है।
तो वो हमारे इस कैलकुलेशन में वो ये था, हाईएस्ट वाला आपका ये वो है, ये हाईएस्ट वाला है। तो इसके अगेंस्ट जो ये है डॉग, ये उसका आर्गुमेंट उसने कहा है ना कि इस हाईएस्ट वैल्यू वाले का आर्गुमेंट विच इज दिस डॉग, तो उसने वो यहाँ डॉग लिख दिया, ये वो काम है। बाकी फिर इसके फॉन्ट्स वगैरह के बारे में चीज़ें हैं, वो अगर इफ समबॉडी इज यूजिंग दिस तो वो इन चीज़ों को यहाँ से देख ले, इफ़ यू आर यूजिंग दैट तो आप वहाँ से देख लें। ये इसका कोई साइज है फॉन्ट्स का, ये कोई उनकी थिकनेस है, ये उसका कलर है, देखिए ये 0 20 255 ये रेड, इनफैक्ट CV2 शायद ब्लू ग्रीन और रेड लेता है, लेकिन हमारे जो दूसरे हम उसमें लेते हैं RGB रेड ग्रीन ब्लू, बट एनीवे द मिडिल वन इज ग्रीन, तो ग्रीन में लेबल लिखा गया। ये फॉन्ट के टाइप है, तो ये चीजें उसके लिखने के लिए, तो ये वहां उसने लिख दिया। और फिर आपने ओरिज के इमेज को शो किया बाय सेइंग इमेज शो, CV2 इमेज, CV2 यूज करके आपने ये डॉग का इमेज वहां डाला, उसी को यूज करके उसके ऊपर लेबल डाला, और ये आपका वो रिजल्ट था जो हम पहले देख चुके। तो दैट्स इट। ये एक एक चीज, लेबल, कोड, लाइब्रेरी, ये आपके पास है। आपने इसको ये समझते हुए कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज W, व्हाट इज B, व्हाट, एंड यू विल राइट दिस कोड, यूज दिस लाइब्रेरीज एंड सी कि यस you got the numbers as per your scoring function and your understanding। तो हम as it is आपसे कह रहे हैं यार इसको रन करो और देखो क्या ये नंबर्स आए, क्या ये पहचाना इसने सही या नहीं। और फिर आप अगर उसको प्रैक्टिस करना चाहो तो एक ये कि अगर आप W को चेंज करो तो देखोगे कि सही आंसर नहीं आएगा, पता चलेगा उसने कह दिया कैट और पांडा, क्योंकि आपका W अगर सही ट्रेन नहीं होगा तो इट विल गिव यू रॉन्ग रिजल्ट। इस तरह की चीजें आप इस पर ट्राई कर सकते हो। और दूसरा, ओके दैट मच इस लैब के लिए इतना है। अब हम आपके अगला स्टेप, ये जो लैब की हमने बहुत डिटेल्ड आपको वर्किंग को बता दिया, ये रिवाइज किया हमने पिछले उसको, ताकि आप लैब के कॉन्टेक्स्ट में अब इसको ज़्यादा बेहतर देख सको। अब हम उस पर बात आते हैं कि यार W को तो ट्रेन करना होता है। हमने तो अभी W ऑलमोस्ट ट्रेन यूज कर लिया और हमने टोटल वर्किंग को देख लिया, मगर अब सवाल ये कि W को ट्रेन करना है, लर्न करना है W और B। वो काम करने के लिए आपको W और B के पर ऑप्टिमाइजेशन को यूज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं जो W एंड B की लर्निंग करते हैं इस तरह के उनकी वैल्यू ऐसी ऑप्टिमल आ जाए कि आपको सही रिजल्ट दे। अब हमें देखना है हाउ टू ऑप्टिमाइज W एंड B, किस तरह लर्न कराएं हम W और B को, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और लर्निंग ऑफ W एंड B जो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपके उसमें होगा, ठीक है, उसके लिए। तो अब उसका तरीका सेम ओल्ड, आपको पहले हमने मैथ्स में सिखाया, फिर मैंने इवन लास्ट लेक्चर में उसे मेंशन किया, ग्रेडियंट डिसेंट, जो हम हमेशा कहते हैं कि एक आपके जैसे ग्राफ साइन वेव का होता है और उसमें जहां पर कहां पर मिनिमम वैल्यू किस चीज की, एरर की। आपको ग्रेडियंट डिसेंट से एरर को मिनिमाइज करना है जहां पर आंसर आते हैं। अगर आंसर और आपका करेक्ट सॉल्यूशन 100% मैच कर जाता है तो यू हैव ट्रेन्ड, लेकिन जब वो ट्रेंड नहीं है, देयर विल बी एन एरर एट द आउटपुट। आपका जो ये स्कोरिंग फंक्शन आंसर देगा, वो आंसर और आपके इमेज के साथ जो एक करेक्ट आंसर गया हुआ है, ये आंसर, ये मैच नहीं करेंगे, ये डिफरेंट होंगे। आप क्या करोगे, आप देखोगे हाउ डिफरेंट, आप उनसे एरर निकालोगे और उस एरर के बेस पे आप वो जो असूल है कि यू विल मूव स्लाइटली स्टेप इन ए डायरेक्शन
which takes you to the minimum error. ये काम करेंगे आप, और अगर वो स्टेप्स आप ठीक लेते गए तो आप मिनिमम वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। जब मिनिमम वाले पॉइंट ऑफ एरर पे पहुंचे तो या एरर 0 होगी या एरर मिनिमाइज्ड होगी, एंड दैट इज इट। वहां आप रुक गए। और ये जो स्टेप हमने करना है ये किसके जरिए से करना है? ये हमने W और B के ऊपर करना है, यानी W की जो पिछली वैल्यू है उसको स्लाइटली चेंज किया इन द राइट डायरेक्शन। ये बात है ग्रेडियंट डेसेंट में, ये है कि उसका चेंज जो है वो आप थोड़ा सा करोगे, जिसको हम स्टेप कहते हैं, लेकिन वो चेंज राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि आप बार बार जब इटरेट करो और W की वैल्यूज चेंज करो तो अल्टीमेटली इट शुड रीच टू दैट वैल्यू के जो आपको करेक्ट रिजल्ट दे, आपकी एरर को मिनिमाइज करे। तो इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अब इसका काम क्या है। इसका काम ये वाला है। अब हम सेकंड फेज में यहां पर, अभी तक तो आपने बस ये आंसर आ गया था आपको थ्रू ए मैजिक। एक्चुअली जब शुरू में आपका W तैयार नहीं है तो आंसर तो नहीं आएगा सही। फिर क्या करेंगे? फिर आप इस आंसर को लेंगे जो ये मौजूद है। इस आंसर का नाम हमारे ये जो X का डेटा सेट था, ये एक बहुत बड़ा डेटा सेट है ये X का। इसमें ये वेक्टर्स पड़े हुए हैं जो आ रहे हैं बारी बारी इधर टेस्ट होने के लिए। इन वेक्टर सेट्स के साथ ही इधर एक y भी है। y आमतौर पे ये स्मॉल में लिखते हैं क्योंकि सिंगल वेक्टर है, ये मैट्रिक्स ऑफ वेक्टर्स है। इस y में आपके आंसर्स हैं कि ये जो x1 का इमेज है इसका आंसर क्या है, ये क्या है। इसको हम y1 कहेंगे, ये स्केलर वैल्यू y1, ये y2। इट इज टेलिंग यू कि x2 में जो इमेज है ये क्या है, ठीक। और इसी तरह हर इमेज के साथ ये y की वैल्यूज हैं। ये एक वेक्टर है क्योंकि ये, और उसका साइज वो है जितने वेक्टर्स आप फीड कर रहे हो उतने ही यहां पर y के आंसर्स हैं। इन आंसर में जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड है। मसलन अगर आपका 3, जैसे इस केस में है कैट, डॉग और पांडा, तो ये y1 से लेकर yn तक, ये NH3072, ये में वैरायटी वाइज ये सिर्फ 3 ही होंगे। यानी यहां ये y1 हो सकता है, अगर हम उनको वैल्यू दे लें, ये कह लें कि कैट का नंबर हम कर लें फर्ज करो 1, और डॉग को कह दें 2 और पांडा को कह दें 3, तो इसमें जो y1 वाले में नंबर होंगे वो ये होंगे। मे बी यहाँ पर अगर कैट है तो 1, यहाँ डॉग है तो, पांडा है तो 3, ठीक है ना, और यहाँ डॉग है किसी जगह तो 2, और यही नंबर इन सारों पे चल रहे होंगे। मगर ईच वेक्टर, इनपुट वेक्टर विल हैव 1 नंबर एज ए करेक्ट आंसर। ये x और y आपका अपना इनपुट का सेट है। ये आंसर भी इनपुट का हिस्सा है, ये इनपुट है और आंसर है, और इसमें ये ith yi है। तो yi, ये x यहां पर इधर से आएगा, x पूरा बारी बारी, ये इतना बड़ा, और इसके आगे यहां y भी साथ था, वो भी जाएगा। आंसर में हम ये yi जो करेक्ट आंसर, एक्चुअल आंसर, ये लेंगे। ये करेक्ट आंसर है जो इधर से मिला था, यहाँ इस y से आपको yi का आंसर मिला हुआ है। ओके, इसमें से ये जो कैलकुलेटेड y है, ये इसका हम कोई नाम रख लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, yi डैश या प्रिडिक्टेड y, कई नाम आपको नजर आएंगे कोड में। लेट्स से मैं आसानी के लिए कहता हूं कि जो प्रिडिक्ट कर रहा है आपका सिस्टम करंटली,
वो है सपोज वाई आई डैश। रियल आंसर और इसके प्रिडिक्टेड फंक्शन अप्लाई किया आपने, स्कोरिंग फंक्शन, और उसका जो रिजल्ट आया, इसका मतलब है इसने ये प्रिडिक्ट किया है, ये रिजल्ट लर्निंग के वक्त प्रिडिक्ट किया। तो वो आंसर इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, इनका इनफैक्ट डिफरेंस मालूम करेंगे, और वो आपकी होगी एरर, लेट्स से ई। ये जो एरर का फंक्शन है वो इस तरह आपका कोई होगा कि भाई एरर का फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं आप। एरर इज योर वाई एक्सिस, यहां एरर, और एक्स एक्सिस पे आपके ये डब्ल्यू एंड बी हम बाद में शो करेंगे कि डब्ल्यू एंड बी को आप इकट्ठा करके एक बिग डब्ल्यू बना लो, तो हम अक्सर डब्ल्यू की बात करते हैं। ये जो डब्ल्यू है इसके डिफरेंट वैल्यूज पर एरर डिफरेंट होगी। अगर तो अब आपने इन डब्ल्यूज को एडजस्ट करना है ताकि आपका ये एरर का प्लॉट मिनिमम हो जाए, और वो पॉइंट ये है मिनिमम पॉइंट जहां ये स्लोप ऑफ डीई बाई डी डब्ल्यू जीरो होगा। अगर आप एनालिटिकली कैलकुलेट करो तो डीई इक्वल टू डी डब्ल्यू को जीरो रखें तो आपके ये पॉइंट्स इसमें आएंगे, ये पॉइंट्स आएंगे। तो लेट्स से मिनिमम का पॉइंट भी इसी में है। सपोज हम इसमें अगर किसी भी जगह यहां कहीं है तो ये हमारी एरर वैल्यू जो यहां पे हमने निकाली है ये मिनिमम का है। हमारा ये जो ग्रेडियंट डिसेंट का कोड है या ग्रेडियंट डिसेंट का जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है, वो कह रहा है कि यार अगर W ये था ये W है, इस W पर एरर ये है, ये इट इज लॉट ऑफ एरर, लेट्स रिड्यूस। तो ये कहेगा ओके। ओनली थिंग ये आपको कोड बताता है कि अगर आप इस पॉइंट पे हो तो आपने एक छोटा सा स्टेप लेना है, W को यहाँ की बजाय इस जगह ट्राई करना, मगर वो स्टेप किधर लेना है। अगर आप स्टेप इधर लेंगे तो आप मैक्सिमम की तरफ चल पड़ेंगे। इसी तरह आपने अगर यहाँ पे मौजूद है तो आपने स्टेप इधर लेना है, पीछे की तरफ आना है। अगर यहाँ मौजूद है तो स्टेप प्लस की तरफ लेना है, तो आप फिर इधर आ जाएंगे। ये फिर आप एक और स्टेप लेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। फिर आप पॉजिटिव W की तरफ फिर एक स्टेप लेंगे, यहाँ आ जाएंगे। फिर आप मिनिमम पे पहुंच जाएंगे। अगर आप यहाँ थे तो आप एक्स एक्सिस पे जो कि W है उसको डिक्रीज करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। फिर डिक्रीज करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। फिर तो आपको ग्रेडियंट डिसेंट इज दिस कि हाउ टू टेक ए स्मॉल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन सो दैट यू कैन रीच टू द मिनिमम ऑफ दिस, एंड दिस फंक्शन जिसको आप मिनिमम पे जा रहे हो ये आपका एरर फंक्शन है। एरर राइट रिजल्ट और कैलकुलेटेड रिजल्ट में जो गैप है वो एरर, इस एरर को मिनिमाइज करेंगे तो नाउ यू विल रीच हियर, एंड दिस एट दिस स्टेज यू विल स्टॉप। दिस W इज योर फाइनल W ट्रेंड, दिस इज योर ट्रेंड W, और ये आपको लाइक इन दिस एग्जांपल जो हमने कहा था ट्रेंड है, वो आपको अननोन डाटा पे आइंदा सही आंसर्स देगा। ये है आपकी स्कोरिंग फंक्शन, एरर फंक्शन, actual data, calculated data, error function with respect to W, changing of W step by step and iterate the changing of W value to reach to the minimum error, which means final training of W completed. और ये travel जो हो रहा है in the right direction step by step and changing the value of W, it is gradient descent problem जो हमने सीखनी है, जो हमारा अब कोड लिखना है। ये बात आपको समझ आ गई है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो फिर कोड बिकम्स ए ट्रिवियल थिंग। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ, अब हम कोड को देख लेते हैं। पहले हम कहते हैं कि हमें लॉस फंक्शन का पता हो। लॉस फंक्शन जो हमने अभी देखी, लॉस
या एरर, लॉस एंड एरर इज सेम थिंग। लॉस फंक्शन क्या है हमारी, और ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स क्या है। ऑप्टिमाइजेशन इज ग्रेडियंट डिसेंट, इसके टेक्निक्स, लॉस फंक्शन एरर की फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक। तो हम पहले लॉस फंक्शंस को देख लेते हैं, वो क्या है। ये एग्जांपल है एक किस्म की लॉस फंक्शन को एक डेटा पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि आपके दो मॉडल ऑफ लॉस फंक्शंस हैं, मॉडल 1 एंड मॉडल 2, ये यहाँ दिए हुए। ये दो तरह के लॉस फंक्शन के मॉडल हैं। फंक्शंस, लॉस फंक्शन के अलग अलग आप मॉडल बना सकते हो कि किस तरह लॉस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर उसको डिफरेंट टाइम्स रन करके देखना है कि हाउ योर वैल्यूज चेंजेस आफ्टर द एडजस्टमेंट। तो ये दो लॉस फंक्शंस डिफरेंट हैं, इनकी डिफरेंस भी हम देख लेंगे आगे। लेकिन एक लॉस फंक्शन रेड में है, ये पहले हाई था, पहली दफा आपने चलाया बड़ा हाई था, आपने उसकी एरर को कम करने के लिए एक स्टेप लिया, तो आपकी लर्निंग हो रही है, मशीन की लर्न करती जा रही है, डब्ल्यू बेहतर होता जा रहा है, और लॉस आपका जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और आप बहुत कम लॉस पे चले गए। ये ईपो का मतलब है कि वो आप ये रिपीट कर रहे हो, रनिंग ऑफ योर सैंपल्स, उसके साइज उसको रिपीट कर रहे हो, उसकी रनिंग को ट्रेनिंग के लिए। तो ये इस तरह कम हुई। एक और लॉस फंक्शन वो ये है, वो शुरू का लॉस उसका बेशक इससे कम था, लेकिन जब वो रिड्यूस होना शुरू हुई, ये ब्लू वाली, तो ये कुछ दूर जाके फ्लैटन हो गई। ये बहुत देर तक नीचे जाती रही और तकरीबन नेग्लिजिबल वैल्यू पे पहुंच गई, और ये कहीं दरमियान में 0.6 पर ही जाकर फ्लैटन हो गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आप ट्रेनिंग जारी है, आप बहुत सारे सैंपल रन किए जा रहे हैं, इस केस में लॉस एरर कम होती जा रही है और आपकी ट्रेनिंग का रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। यू वुड प्रेफर कि इस तरह का रिजल्ट आपको मिले। और ये जो था ये कहीं दरमियान में ही एरर, एक बिग एरर के साथ स्टॉल कर गया, अब उसी एरर को कायम रख रहे हैं। ट्रेनिंग वाइज तो हमें लग रहा है कि ये फंक्शन जबरदस्त है, हमें ये वाली चूज करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे हम देखेंगे कि बाज दफा आपको रेगुलराइजेशन के इशू आते, ओवर फिट और अंडर फिट, और उनके बाद आपके उन इश्यूज को हम बाद में एड्रेस करेंगे। लेकिन अभी फॉर ट्रेनिंग वी वांट टू मिनिमाइज द एरर। ओके, तो हमें अपनी ऑलराइट, वी जस्ट नाउ कंक्लूड। हमने ये समझ लिया अच्छी तरह, तो अब ये खाली आगे कुछ भी नहीं है। देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ लॉस फंक्शंस जो आपको हम और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट यू शुड नो देयर। एक लॉस फंक्शन, ये एक्चुअली आपका जो स्कोरिंग का रूल है वो ये है। एक लॉस फंक्शन का नाम है मल्टी क्लास एसवीएम। एसवीएम इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा इन दी मशीन लर्निंग थिंग। तो लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन वाला लॉस फंक्शन का डेफिनेशन और बिहेवियर। और एक है हमारा चलो पहला, ये हम पहला देखेंगे जिसको हम नेक्स्ट टाइम डिटेल्स देखेंगे। इसके अंदर
वो ये कर रहा है, ये आपकी कैलकुलेशन थी, ये आपका स्कोरिंग फंक्शन है जो W और X को लेगा, B ऐड करेगा और आपको ये रिजल्ट देगा। ये स्कोरिंग फंक्शन है, जो भी कुछ W है और B है उस पर इस इमेज की ये कैलकुलेशन होती है। वी नो दैट। ये लॉस फंक्शन ये करेगा, इट विल प्रेडिक्ट स्कोर ऑफ द jth क्लास वाया द ith डेटा पॉइंट। यानी ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं, ये हमने बताया था 3000 डेटा पॉइंट्स और हर एक 3072। तो ith इमेज जब आप ट्राई कर रहे हैं इधर से, ith डेटा पॉइंट, इस ith के लिए इधर आउटपुट में जो आपकी क्लासेस हैं, मे बी हम कहते हैं के क्लासेस हैं, ये 3 थी हमारे केस में। तो ये जे से कि कौन सी क्लास है, जे बता रहा है कि हमारा कौन सी क्लास का आंसर है और कौन सा इमेज पे ये चीज चेक हो रही है। तो इस तरह हमें स्कोरिंग फंक्शन एस जे पता चल जाएगा कि हमने ith इमेज पर जब jth क्लास का स्कोर वो एस जे है। तो ये जो फंक्शन है SVM, ये करती है कि ये कहते मैंने नेगेटिव आंसर मुझे नहीं चाहिए, अगर नेगेटिव है तो मैं 0 कह देगा, या 0 या ये एरर डिफरेंस एस जे। ये वाई आई उधर से आया था इस इमेज के लिए, यहाँ से वाई आया था, ये एक्स आए, ये इमेज एक्स आई है, और इसका इधर से वैल्यू जो वेक्टर वाई वाले से आ रहा था, ये वेक्टर वाई, इसका ये वाई आई है, ये वाई आई, ठीक है। ये इस वाई आई से जो स्कोर इससे मिलेगा वो है एस वाई आई, ये आपको इधर से स्कोर मिलेगा, ठीक है। और ये करेक्ट वाला स्कोर है एस वाई आई, और ये आपका एस जे जो है वो कैलकुलेटेड, ये एस जे है कि आपकी कैलकुलेशन से जो आंसर आया वो ये है, आपका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ था वो ये है। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एरर है, ठीक है। तो अगर इस सब्ट्रैक्शन से एरर नेगेटिव है तो आप कहोगे मैं आई विल टेक 0, अगर एरर पॉजिटिव है तो आप ये इस वैल्यू को चूज करोगे। ये इस तरह आपने 0 और वैल्यू में से चूज किया, आपको एक लिहाज से या ये है और या आपको ये है, ये आप काम कर रहे हो, ठीक। और इन सब को ऐड करके ये एल मालूम कर रहे हो, ठीक, तमाम वैल्यूज के लिए। दैट इज योर हिंज लॉस फॉर मल्टी क्लास एसवीएम। ये लॉस का एक मॉडल हमने देखा है। नेक्स्ट टाइम हम लॉस का सेकंड मॉडल भी देखेंगे और फिर उससे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, ठीक। सेकंड मॉडल आप बाय योरसेल्फ, सेकंड मॉडल और इस मॉडल में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि सिर्फ ये स्क्वायर्ड हिंज लॉस है। इसमें ये जो अभी हमने कैलकुलेशन की थी अभी, वो स्क्वायर्ड वैल्यूज को लेके सम करेगा। पहले केस में वो एज इट इज वैल्यूज को सम कर रहा था। तो सिर्फ इन दो में ये फर्क है। इन सारी वैल्यूज को जो आप LI कैलकुलेट करो, इन्हें सम करके और एन वैल्यूज का जो एवरेज ले लेंगे, दैट इज योर हिंज लॉस। बोथ केसेस में हिंज लॉस या आपका ओवरऑल लॉस, लॉस वैल्यू, लॉस फंक्शन का फाइनल आंसर। यानी आपने हर इमेज के लिए इस डिफरेंस को निकाला, उन्हें या सम कर स्क्वायर किया या सिंगल को सम किया, जो आंसर आए उन सब का एक एवरेज निकाला, ये आंसर आपका। ओके, सो वी हैव लर्न द लॉस फंक्शन। नेक्स्ट टाइम वी विल लुक एट द optimization problem by using this loss function. Here is an example of this loss function. I will put this example with your today's lecture. Just see, can you understand this example in numbers to test this loss function thing? Otherwise, we will discuss this example next time and then move to the optimization.
All right, okay. Any question? Any question? No, sir. Okay. Allah Hafiz. See you in the lab tomorrow. Allah Hafiz. Allah.